स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का कितना नियम है आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में दो नियम दिए थे। माने किरचॉफ नाम के जो वैज्ञानिक थे वो 1842 में इन्होंने क्या दिए थे, दो नियम दिए थे, जिनकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा वितरण ज्ञात कर सकते हैं। मतलब जटिल परिपथ में धारा का मान की गणना कर सकते हैं। अगर सरल परिपथ है तो ओम के नियम से धारा का मान ज्ञात किया जाता है, और जटिल परिपथ है तो किरचॉफ के नियम के सहायता से धारा का मान ज्ञात किया जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि इनका जो नियम बना है वह किस पर आधारित है, तो धारा वितरण पर आधारित है। याद रखें, यहाँ बीच क्या लिखा गया, धारा वितरण ज्ञात कर सकते हैं। मतलब धारा को ज्ञात करने के लिए यह नियम को बनाया गया है, और यह दो नियम पे आधारित है। पहला जो है आवेश संरक्षक के नियम पर, और दूसरा जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। तो किरचॉफ का नियम क्या है समझ लिए होंगे, इसे अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, किरचॉफ ने प्रथम नियम में क्या बात बताए थे। तो किरचॉफ का प्रथम नियम है वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इन्होंने बताए थे। तो पहले इनके नियम को आपसे विद्यार्थी नोट कर लीजिए, इसके बाद आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा जिससे आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो यहाँ नोट कीजिए, वैद्युत परिपथ वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इन्होंने पहला जो नियम दिए थे, वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात यहाँ लिख लेंगे अर्थात, और अर्थात लिख करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, कामा लिखेंगे, और कामा लिखने के बाद से बीजगणितीय योग मतलब इसको कहेंगे सिग्मा, इसका नाम है, याद रखिएगा, बीजगणितीय योग कहते हैं। और यहाँ पे हो गया धारा बराबर क्या है, 0। अब इसी में जो है इनका नियम प्रथम नियम है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपको याद हो जाएगा। यह जो सिग्मा बना है, ऐसे जो सिग्मा बनाया गया, इसका नाम बीजगणितीय योग है। तो क्या है, किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अब यहाँ पे सिग्मा आई बराबर 0 जो नोट किए हैं, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक धारा है, ये धारा है, और यहाँ से भी धारा आ रहा है, यहाँ से भी धारा है, यहाँ ये भी धारा है, और यह भी धारा है, और एक और बना लेते हैं, यह धारा है। तो इसमें जो है यहाँ से देखेंगे ध्यान से, यह संध की ओर धारा आ रहा है, ये भी संध की ओर आ रहा है, और ये भी जो है संध की ओर आ रहा है,
और यह जो है संधि से दूर जा रहा है, और ये भी संधि से क्या है, दूर जा रहा है, और संधि से ये दूर जा रहा है। तो इसमें ध्यान देना है कि कौन सी धारा आ रहा है और कौन सी धारा जा रहा है। तो अगर इसका नाम हम लिख दें I1 है, और इसका नाम लिख दें I2 है, और इसका नाम लिख दें I3 है, और इसका नाम I4 है, और इसका नाम I5 है, और इसका नाम I6 है। यह यहाँ पर जो है 6 धारा आपको दिखाया गया है। इसमें से जो 3 धारा जो है संधि की ओर आ रहा है, और 3 धारा जो है संधि से दूर जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ नोट कर लेंगे I1 जो है संधि की ओर है, तो इसलिए I1 जो रहेगा प्लस रहेगा, प्लस हो जाएगा। I2 भी क्या रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, प्लस I3 भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अब यहाँ जो है I4 क्या है, तो I4 जो है माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि संधि से दूर जा रहा है। प्लस I जो 5 है वो भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। प्लस कर लेंगे I जो है माइनस जो है 6 हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे I1 I2 I3 जो है प्लस होगा, I4 I5 I6 जो है माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि यह संधि से दूर जा रहा है। तो अगला लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3, और प्लस माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा, माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यह जो क्या आया, मतलब किसी भी परिपथ पर जो हमारा किसी परिपथ किसी भी बिंदु पर, मतलब यहाँ जो बिंदु है, बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या गया है, 0 के बराबर आ गया है। तो यह सूत्र को आप सभी विद्यार्थी तैयार रखिएगा, क्योंकि इसी सूत्र के सहायता से न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि कौन धारा धनात्मक होगा और कौन धारा जो है ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे और भी धारा बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक 6 धारा ही बनाएंगे। यहाँ पर आपको I7 भी लिख सकते हैं, I8 भी बना सकते हैं। बस यह ध्यान देना है कि धारा किधर जा रहा है, मतलब संधि की ओर है या संधि से दूर की ओर जा रहा है, बस इस पर आपको ध्यान देना है। अगर ये माइनस को अगर पक्षांतर कर दें तो क्या बन सकता है, तो यहाँ जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर कर दें, तो यह पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, R4 बन जाएगा, R5 बन जाएगा, I जो है 6 बन जाएगा। तो यहाँ जो है I1 I2 I3 और यह I4 I5 I6 जो है ये क्या बन गया, धनात्मक कब हो गया, धनात्मक कब हुआ, जब इसको क्या किए हैं, पक्षांतर कर दिए हैं। तो यह सूत्र को भी आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। तो यह किरचॉफ का प्रथम नियम था। तो प्रथम नियम आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे इसको सिद्ध किया गया है। सिग्मा आई को जब हटाएंगे तो इसको प्रसार करते हैं, यह सिग्मा आई का नाम है बीजगणितीय योग होता है। जब इसको हटाएंगे तो इसको प्रसार कर लेंगे, बराबर 0 कर लेंगे, फिर यहाँ पर जो है प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस वाले मान को पक्षांतर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि की ओर आने वाली जो धारा का योग और संधि से जो दूर जाने वाली धारा का योग के क्या है, बराबर होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं जो यह मान आया है इसका जो है इसके बारे में लिख सकते हैं कि वैद्युत, अब यहाँ नीचे जो है नोट कर लेंगे कि वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, मतलब जो है अभी I1 I2 I3 जो धारा देख रहे हैं वह संधि की ओर आने वाली धारा है। तो वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, योग मतलब जोड़, और यहाँ कामा दिया गया है, मतलब संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए यहाँ पे बराबर है, मतलब संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग के क्या है, बराबर होता है।
अब इसमें और भी लिख लेंगे, वैद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली धारा क्या होता है, धनात्मक होता है, और संधि से दूर जाने वाली धाराओं क्या होता है, ऋणात्मक होती हैं। मतलब जो संधि की ओर जो धारा आता है वह धनात्मक माना जाता है, और जो संधि से दूर जो धारा जाता है वह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और यह जो नियम है किस नियम पे आधारित होता है, तो यह जो नियम है आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। मतलब यह जो नियम किरचॉफ का प्रथम नियम जो बना हुआ है वह किस पे नियम पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो आप सभी विद्यार्थी किरचॉफ का प्रथम नियम अच्छे से समझ लिए होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, निश्चित है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा यह ध्यान देना है कि संधि की ओर आने वाला जो धारा धनात्मक, और जो संधि से दूर जाने वाली धारा क्या है, ऋणात्मक इसमें माना गया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे जो चित्र बना है, अब चित्र के बारे में समझेंगे कि यहाँ पे जो है 3 प्रतिरोध लगा है, R1 R2 R3 है, और यहाँ 2 सेल लगा हुआ है, E1 E2 है, और पहले सेल में बहने वाली धारा जो है I1 है, और दूसरे सेल में बहने वाली धारा क्या है, I2 है। तो यह जो बना हुआ है तो इसे बंद पास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंद पास कहा जाएगा। तो इसका जो नियम है बहुत ही आसान है, बस इसके सूत्र अगर आपको याद है तो समझिए किरचॉफ का नियम आपका द्वितीय याद हो जाएगा। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, अब यहाँ पे पहले इसके बारे में समझ लीजिए। किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास, जो बंद पास बना हुआ है, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो अभी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कि यह क्या लिखा गया है। अगर यह सूत्र आपको याद हो जाए, इसका नाम क्या है, बीजगणितीय है, इसका नाम क्या है, धारा है, और इसका नाम क्या है, प्रतिरोध है, बराबर है, इसका नाम बीजगणितीय है, और यहाँ जो है ई है वैद्युत वाहक बल है। तो अब इसी से सूत्र के सहायता से ऊपर को जो लिखा गया है इसी से बना सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो अब क्या कहेंगे, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, आई का नाम क्या है, धारा, और उसके क्या है, संगत प्रतिरोध के गुणनफल, यहाँ बीच में गुणा है, गुणनफल के बीजगणितीय योग, इसका नाम बीजगणितीय योग है। तो यहाँ धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के क्या कहेंगे, बीजगणितीय योग, और उसके क्या हो जाएंगे, समस्त वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यह जो नियम ऊपर लिखा गया है इसी में इसका नियम छिपा हुआ है, बस बनाना आपको सीखना है कैसे बनाना है। बस इसका नाम याद रखेंगे, बीजगणितीय योग है, इसका नाम धारा, इसका नाम प्रतिरोध, बीच में गुणा है तो गुणनफल, और इसका नाम है बीजगणितीय योग, इसका नाम वैद्युत वाहक बल, इसका नाम बराबर। सब मिला करके जब जोड़ेंगे तो यही बनेगा, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास में बहने वाली क्या, धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग उसके समस्त वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप सभी विद्यार्थी यह द्वितीय नियम अच्छे से समझ लिए होंगे। इसका द्वितीय नियम आपको या जो लिखा गया इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इससे बनाने की ज़रूरत है। आप इस नियम से या इसको बना करके अपनी कॉपी में लिखिए, निश्चित है द्वितीय नियम आपको याद हो जाएगा। तो यह द्वितीय नियम किस पे आधारित होता है, और ये द्वितीय नियम का दूसरा नियम क्या है, तो द्वितीय नियम का नाम याद रखिएगा कि धारा भी नियम कहते हैं या उसे वोल्टता का नियम, और ऊर्जा संरक्षण के नियम पे क्या होता है, आधारित होता है। तो नीचे नोट कर लीजिए, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है
ऊर्जा के संरक्षण का व्यक्त करता है। मतलब जो किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे आधारित था, तो आवेश संरक्षण पे आधारित था, और किरचॉफ का दूसरा जो नियम है ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। इसे किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं। इसे किरचॉफ का कौन सा नियम, वोल्टता नियम भी कहा जाता है। और इसे पास का भी नियम कहते हैं। बंद पास है इसलिए इसको क्या कहेंगे, पास का भी नियम कहा जाता है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब इन दोनों नियम पर हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। तो द्वितीय नियम जो है बस इसी में छिपा हुआ है, आपको बनाना है। कैसे बनाना है, जब इसे एक बार पढ़ लीजिएगा इसके बाद से यहाँ से बनाने का प्रयास कीजिए कि द्वितीय नियम एकदम आसान हो जाए। देखने में लग रहा है बहुत बड़ा आंसर है, लेकिन कुछ नहीं है, इसका आंसर इसी में छिपा हुआ है। तो आ चुका है। तो यह नियम जो है कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक ने खोज किए थे, तो याद रखिएगा इंग्लैंड के रहने वाले वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर थे CF वेइस्टोन ने सन 1842 ईस्वी में वेइस्टोन सेतु का खोज किए थे। तो अब सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर CF वेइस्टोन ने सन 1842 ईस्वी में 4 प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध को लिए थे, तो 4 प्रतिरोध, 1 सेल तथा 1 धारामापी को जोड़कर एक ऐसा विशेष परिपथ तैयार किया। मतलब प्रोफेसर जी ने 4 प्रतिरोध को लिए, 1 सेल को लिए और 1 धारामापी को लेकर के और जोड़ करके एक ऐसा परिपथ तैयार किए जिनकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। मतलब जो चालक का जो प्रतिरोध है उसको ज्ञात करने के लिए एक परिपथ तैयार किए थे। इस परिपथ व्यवस्था को ही वेइस्टोन सेतु कहते हैं। जो परिपथ बना था उस परिपथ को क्या कह दिए, वेइस्टोन सेतु कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि वेइस्टोन सेतु कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने कितने परिपथ में कितने प्रतिरोध लिए थे, तो 4 प्रतिरोध, 1 सेल और 1 धारा मापी को लेकर के जोड़ करके एक विशेष परिपथ बनाए थे। उस परिपथ का नाम क्या था, वेइस्टोन सेतु कहते हैं। अब इनका नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताए थे, तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यह जो सूत्र बना है इसी सूत्र को यहाँ पे लिखा गया है। तो यह सूत्र कैसे बना है आपको सीखना है, और यह सूत्र कैसे निगमन किया जाएगा, मतलब कैसे ये इन्होंने सूत्र को बनाए थे, तो आज जो है आपको बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इस सूत्र को बनाना सीख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे नोट कर लेंगे, इस नियम के अनुसार सेतु के संतुलन व्यवस्था में, मतलब उनका संतुलन व्यवस्था किए थे, 4 प्रतिरोध लेकर के संतुलन व्यवस्था किए थे। तो सेतु के किन्हीं 2 संलग्न याद रखिए संलग्न लिखा गया, 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात, यह प्रतिरोध है। P और Q क्या है, प्रतिरोध है। तो किन्हीं 2 जो है संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के क्या है, बराबर होता है। यह बात किसने बताए थे, तो वेइस्टोन सेतु ने बताए थे कि जो यह परिपथ है आपका जो प्रतिरोध है, तो कितने प्रतिरोध इसमें हैं, तो P और Q 2 प्रतिरोध है। तो कहेंगे किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यह अनुपात कहाँ से आ गया, तो अनुपात का मतलब जो है बटे में अगर रहता है तो उसको अनुपात पढ़ा जाता है। तो इस सूत्र को आप सभी विद्यार्थी याद कर लीजिए और इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए।
अब यह सूत्र कैसे बना है, अब इस सूत्र का निगमन आपको बताया जाएगा। तो एक एक लाइन जो है निगमन को अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ नोट करेंगे कि बहिस्टोन सेतु का सूत्र का निगमन, मतलब बहिस्टोन सेतु ने जो सूत्र बनाए थे भी P/Q बराबर R/S, यह कैसे बना था इसका निगमन किया जाएगा। तो परीक्षा में जो है प्रश्न को बदल दिया जाता है। अब इसका दूसरा प्रश्न क्या आता है परीक्षा में, तो किरचॉफ की सहायता से बहिस्टोन सेतु को संतुलित अवस्था में प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ दो प्रश्न आपको बताया गया है, दोनों प्रश्न का उत्तर जो है एक ही होगा। यहाँ नाम रख दिया गया किरचॉफ का नियम और बहिस्टोन सेतु, दोनों लोग का नियम की सहायता से जो सूत्र बना है P/Q बराबर R/S, ये कैसे बना है अब इसका निगमन किया जाएगा। तो पहले हम लोग चित्र के बारे में समझेंगे। यह जो चित्र बना है इसमें 4 प्रतिरोध लगा है और ये 4 प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा गया है, तो 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इसमें एक धारा मापी लगाया गया है और एक सेल लगाया गया है और यहाँ पे कुंजी K1 है और ये कुंजी जो है K2 है। जब दोनों इसमें सटेगा तो इसके अंदर जो है धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो इसने यहाँ पे कुंजी लगा है ऑन ऑफ करने के लिए। तो इस परिपथ को पहले आप सभी विद्यार्थी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या अपने रफ पे अपने कॉपी में इसको खींच लीजिए और यहाँ जो चित्र बना है इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे कि इसमें प्रतिरोध का नाम क्या है, कितने प्रतिरोध हैं, कितने सेल हैं। यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि माना इसमें 4 प्रतिरोध हैं, एक सेल है, एक धारा मापी है। 4 प्रतिरोध का नाम क्या है PQRS है। तो यहाँ पर बहने वाली धारा को ध्यान देंगे, यहाँ से जो धारा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ यह जो ध्यान देंगे यह जो तीर बना है इसी में आपको समझना है। यह धारा जो है मैंने प्रतिरोध P में गया है तो आपको सीधा गया फिर से यहाँ पर कि I1 जो धारा है Q में है, यहाँ पे धारा जो है S में है और यह जो धारा I2 जो है R में है। तो यहाँ तो धारा विपरीत भी धारा चल रहा है। यहाँ जैसे यहाँ ऊपर की तरफ गया तो ये इधर एक दूसरे का विलोम है, फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ आ रहा है, फिर इधर से आपका विपरीत दिशा में है। तो यही विपरीत दिशा में आपको ध्यान देना है। कल के वीडियो में जो बताया गया था किरचॉफ का नियम, तो यहाँ पे जो है किरचॉफ का नियम लागू किया जाएगा। आप सभी विद्यार्थी अगर किरचॉफ का नियम नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के किरचॉफ का नियम देख सकते हैं। तो अब हम लोग सूत्र का निगमन किया जाएगा। पहले यहाँ लिखेंगे माना 4 प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध है, माना 4 प्रतिरोध। प्रतिरोध का नाम आप सभी विद्यार्थी जान चुके होंगे। तो 4 प्रतिरोध कौन कौन से हैं, तो P है, Q है, R है, S है। किस क्रम में जुड़े हैं 4 प्रतिरोध P Q R, किस में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। समझ में आ रहा होगा। किस क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब यहाँ पे जो है बंद पास जो है, बंद पास का नाम या आधा को पहले नोट करेंगे, उसके बाद से आधा। तो आधा का नाम थोड़ा सा याद रखेंगे, इसका नाम A B और ये क्या है DA, मतलब आधा का नाम हो गया ABDA हो गया। और आधा का क्या नाम हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा B और यहाँ होगा CDB हो जाएगा। तो इसमें आधा आधा जो है प्रयोग करेंगे, पहले आधा जो है खंड का और आधा पहले एक खंड का मतलब प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं बंद पास पास में नाम रख, बंद पास क्या नाम है पहला का, तो लिखेंगे ABDA में, मतलब ABDA में। अब यहाँ जो है किरचॉफ का नियम लागू किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम क्या है, तो किरचॉफ का नियम बताया गया है कल के वीडियो में, बहुत आसान है। तो किरचॉफ का नियम अब यहाँ देखेंगे, ये I1 है, I1 जो है P के पास जो है धारा जा रहा है, मतलब P प्रतिरोध में। तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर
I1P, और यहाँ देखेंगे उल्टा है, विपरीत दिशा में है, यह ऊपर की तरफ जा रहा है और यह नीचे की तरफ जा रहा है। जब नीचे की तरफ जाएगा विपरीत है इसलिए माइनस, और यहाँ लिखेंगे I2 और यहाँ लिख लेंगे R बराबर क्या हो जाएगा 0। बराबर क्या हो गया 0, क्योंकि किरचॉफ के नियम में कल बताया गया था। तो यह क्या हो जाएगा I1P, मतलब यहाँ I1P और माइनस क्या हो जाएगा I2R हो जाएगा। ये माइनस है, अगर इसको पक्षांतर कर दें तो क्या बन जाएगा I1P बराबर हो जाएगा और I2 जो है R, यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे किस नियम से लागू किया गया है, तो किरचॉफ के नियम से लागू किया गया है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, यह धारा जो है आपको P के पास जा रहा है और यह धारा जो है विपरीत दिशा में है, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो I1P माइनस I2R बराबर 0। यह माइनस है, पक्षांतर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, बन गया समीकरण नंबर 1। अब जो है बंद पास, अब आधा जो हमारा प्रयोग हो चुका है, अब आधा और जो है बंद पास का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे बंद पास। अब बंद पास का नाम क्या है, तो बंद पास जो है इसका नाम होगा BC और क्या होगा DB। तो यहाँ लिखेंगे BCDB में। अब यहाँ पर भी जो है किरचॉफ का नियम लागू होगा, तो यहाँ लिखेंगे किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम जो है कल के वीडियो में बताया गया है, बहुत आसान नियम है किरचॉफ का नियम। अब यहाँ जो नियम क्या बनेगा, अब देखेंगे यह जो है I1, यह I1Q है, मतलब यह I1Q हो जाएगा। और यहाँ देखिए धारा जो है विपरीत है, यह चिन्ह को ध्यान देना है। चिन्ह जो ध्यान देंगे, ये इधर की तरफ आ रहा है और यह इधर की तरफ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे I1Q माइनस I2 क्या होगा यस बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ जो है माइनस जो चिन्ह है उसको क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा I1Q बराबर हो जाएगा I2 यस हो जाएगा। अब यह बन गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ नीचे लिख देंगे समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से, मतलब दोनों में जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, समीकरण 2 से कर लेंगे। तो भाग कैसे दिया जाएगा, तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 क्या है I1P था और बटा में क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा I1Q हो जाएगा बराबर हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा I2 जो है R हो जाएगा और यहाँ जो बनेगा I2 जो है यस हो जाएगा। तो यह दोनों समीकरण को क्या कर दिए हैं भाग कर दिए हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या किया गया भाग दे दिया गया। ऊपर वाला जो समीकरण 1 है और नीचे वाला समीकरण 2 है। अब यह I1 से I1 को I2 से I2 को काट देंगे। काटने के बाद क्या बचेगा, तो क्या बचेगा अब यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो क्या बचेगा P बचेगा बटा Q बराबर बचेगा R बटा यस। तो यह सूत्र कितना आसान है, किरचॉफ का नियम के सहायता से बहिष्टोन सेतु का सूत्र का निगमन हो गया। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये भी क्या ध्यान देना है, धारा किस दिशा में जा रहा है, बस यही देखना है। आपका सूत्र का निगमन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको सूत्र का निगमन समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ नीचे नोट कर लीजिएगा, यही सेतु संतुलन शर्त है या यही सेतु संतुलन का नियम है, लिख सकते हैं। तो नियम आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहिष्टोन सेतु ने क्या सूत्र बनाए थे, किसके सहायता से बना था, तो किरचॉफ के नियम के सहायता से बनाया गया था। P बटा Q बराबर R बटा यस। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बहिष्टोन सेतु सिद्धांत के अनुप्रयोग। माने बहिष्टोन सेतु ने सिद्धांत के कितने अनुप्रयोग हैं, तो यहाँ नोट कर सकते हैं कि बहिष्टोन सेतु के सिद्धांत का प्रयोग करके अज्ञात प्रतिरोध मापने के लिए दो उपकरण
कितने उपकरण? 2 उपकरण बनाए गए। कितने उपकरण? 2 उपकरण बनाए गए। मतलब इनके जो सिद्धांत के जो अनुप्रयोग थे, इनके सहायता से 2 जो है उपकरण को बनाए गए। पहला का क्या नाम है? तो पहला का नाम जो है मीटर सेतु है। क्या नाम है? मीटर सेतु। मीटर सेतु। और दूसरे का नाम याद रखेंगे। दूसरा का नाम जो है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स। यह दोनों जो है उपकरण के सहायता से किसका मान ज्ञात करेंगे? तो यह दोनों उपकरण के सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाएगा। तो आज का पढ़ाई क्या था? तो वेस्टोन सेतु का नियम था और इनका अनुप्रयोग था। तो आज के वीडियो में बताया गया। तो यह वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए। तो कल का जो पढ़ाई होगा, मीटर सेतु क्या होता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है, कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो कल का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना न भूलिए, क्योंकि यह जो चैप्टर चल रहा है बहुत ही आईएमपी चैप्टर चल रहा है। तो मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।